Hello everyone, welcome to all of you. This side Dr. Naveen Kumar. And dear friends, यूरेका एकेडमी आप सबके लिए एक बेहतरीन प्लान लेके आया है जो भी हमारे एस्पायरेंट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हम लोग, और पैरेलल आपके लिए क्लासेस भी ऑर्गेनाइज किया गया है ऑनलाइन। पेपर 1 के लिए सारे यूनिट्स एक्सपर्ट अपने अपने सेशन में अपने अपने सेगमेंट में क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। हायर एजुकेशन में मैं आपके साथ डील करूंगा। आज पहली क्लास भी थी, आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो आप हमारे जो आपके डिस्प्ले पर जो नंबर दिख रहा होगा वहाँ बात कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज हम लोग ठीक आज ही के दिन रोज़ाना यूनिट 10 को लेकर आएंगे और उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 1 घंटे के सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे 20 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करें या उससे भी ज़्यादा। और हमारा कोशिश होगा कि हमारे जितने भी यूजीसी एस्पायरेंट बच्चे हैं जो खासकर दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली से बाहर हैं, उनको घर बैठे ये सुविधा मिले। ठीक है, तो यूरेका एकेडमी के इस प्रयास के लिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और सभी लोगों से आग्रह है कि जितने भी लोग हमारे सामने हों वो प्लीज़ पार्टिसिपेट जरूर कीजिए आंसर देने में। कम से कम आप अपने स्किल और अपने नॉलेज को इन्हेंस इसी माध्यम से कीजिए कि कितना आपने कवर किया हुआ है सिलेबस, कितने सही आंसर आप दे सकते हैं, है ना। तो आज के सेशन को चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जिसमें शालिनी है, वर्षा है, सभी लोग आ जाइए फटाफट और सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको रोजाना इसी प्लेटफॉर्म पे यूनिट 10 के सारे क्लासेस मिलते रहें। यूनिट 10 ही क्यों, सारे यूनिट 10 के 10 यूनिट आपको मिल जाए। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। डियर फ्रेंड, ये यूनिट 10 के अंदर जो पहला टॉपिक है उससे ही क्वेश्चन है, जिसके अंदर टॉपिक आपका क्या है, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया है जो करिकुलम का हिस्सा था अष्टाध्यायी, जिसको आप संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक के रूप में लिखते हैं। संस्कृत ग्रामर का पुस्तक है जिसके ऑथर आप में से ज़्यादातर बच्चों ने आंसर किया, पिंकी, शालिनी, अभिषेक, शुंभुम अली, वर्षा, जानवी, सभी लोग ऑलमोस्ट सही आंसर कर रहे हैं, पाणिनि। चलो तो इस क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। पाणिनि के इस पुस्तक अष्टाध्यायी के ऊपर किसने टीका लिखा था, टीका, क्रिटिक, टीका लिखने वाले का नाम बताइए। कौन से ऑथर इस बुक को बुक रिव्यू के फॉर्म में ले गए आगे। आपने अगर सुना हो तो इसके ऊपर टीका लिखा था महर्षि पतंजलि ने। सबने नाम सुना होगा, पुष्यमित्र शुंग के कोट स्कॉलर हैं जिन्होंने योग दर्शन डेवलप किया है और इन्होंने योग शास्त्र नाम का पुस्तक भी लिखा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के ऊपर टीका भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन के लिए। तक्षशिला, एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया, वॉज डिक्लेयर एज अ हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन। क्या क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि इंडिया विश्व के सबसे बिगेस्ट
कल्चर एंड हेरिटेज साइट में से एक है। यूनेस्को ने इस बात को समय समय पे वर्ल्ड वाइड पब्लिश करता रहा है अपने डेटा को, जिसमें उन्होंने हमारे नहीं, विश्व के सबसे पहले विश्वविद्यालय जो 16 महाजनपद के अंदर गांधार महाजनपद के राजाओं ने स्थापित कराया था, रावी नदी के किनारे गांधार नामक प्लेस पर, जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से वो जाना गया। रावी बैंक के किनारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग आज से 2600 साल पहले हुई थी, अर्थात 600 बीसी के आसपास, 16 महाजनपद के काल में। आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया 86, डी, सी, 80। इसका मतलब इसमें आप सभी अलग अलग आंसर कर रहे हैं। पहले वाले में ऑलमोस्ट लोगों ने ठीक ठीक आंसर किया था। इसका सही आंसर है 1980। 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को अपने प्राचीन तक्षशिला यूनिवर्सिटी को विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आया था हायर एजुकेशन को लेकर। अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एमिंग एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक funding to eligible state higher educational institution was launched in। आपको बताऊं, जिस साल भारत में एक कॉन्सेप्ट आया था मेटा यूनिवर्सिटी का, उसी साल मेटा के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आया था जो आप देख रहे हैं, रूसा का। ये दोनों कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट ने रिपीटली पूछ लिया है और आपको बताना है कि किस साल ये लॉन्च किया गया है। बताइए किस साल हमने इसको लॉन्च किया था। मैं बता दूं आपको, पहली बार ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था और फिर आगे भी रिपीट हुए। तो आप अब समझ सकते हो कि ये कब पूछा गया होगा। जब 14 में ये क्वेश्चन ही आया है तो कब पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास सबसे लेटेस्ट आंसर होना चाहिए डी। 2013 में रूसा का कॉन्सेप्ट और मेटा का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है डियर, तो डी हो गया इसके लिए भी सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER, इसको आप इस सेंस में देखिए कि जितना भी हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन होता है। डियर फ्रेंड, प्लीज कीप calm and cool during read this question and give your feedback comfortably। बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के प्रश्न को आराम से पढ़िए और सही आंसर दीजिए। सो आप लोग पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए क्या है। आंसर नहीं आया। जितने स्पीडली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आंसर किया, यहां नहीं आए। 18 से 23 आंसर आया। सी सी सी। इस क्वेश्चन को केवल लेंदी बनाया गया है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर आराम से इस क्वेश्चन को आप देखें तो भारत में जो उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए जो आयु समूह रखा गया था वो एग्जैक्टली आज भी मैंने क्लास में बताया था कि भारत में जो हायर लर्निंग का एज है वो जनरली आप देखोगे विश्वविद्यालय में तो यही एज रखा जाता है। तो सी इसका सही आंसर है 18 से 23 वर्ष। ऑलमोस्ट लोगों ने सही आंसर किया, जिसमें अभिषेक, वर्षा,
एम एम टेक्नोलॉजीज नाम से कोई है, वो आंसर कर रहे हैं। डियर, अगर आप नाम भी बता दे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आपका आंसर सही है। शुभम के आंसर सही नहीं है, प्लीज़ आप अपने शुभम कह रहा हूँ, संबुल, ओके, चेंज कर लीजिए अपने आंसर को। सी इज द राइट आंसर। 5 नंबर को देखिए, ये सारे स्कीम है हायर एजुकेशन के अंदर जो MHRD अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किए गए हैं। और इस क्वेश्चन का फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदीज थे। सो आप अपने अपने डिवाइसेस का रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर हम लोग इसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। सफीउल्लाह। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पढ़िए। इसमें मैचिंग टेबल है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? मेंशंस ICT इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड लिस्ट 2 में क्या है? मेंशंस देयर बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स। यानी सूची 1 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ICT पहलों का उल्लेख है और सूची 2 में छात्रों और शोधार्थियों के लिए उनके लाभों का उल्लेख है। तो प्लीज जरा आप इसके आंसर बताइए। स्वयं क्या था? स्वयं प्रभा क्या है? PG पाठशाला क्या है? और यंत्र क्या है? लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 को इसके साथ मैच कराना है और फिर कोड का इस्तेमाल करते हुए आंसर बताना है। तो आंसर आना स्टार्ट हो गया। शालिनी ने B बताया, जया ने 2 भी बता रही हैं और B भी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाइए। अच्छा, जितने लोग लाइव हैं इस समय, सबने वीडियो को शेयर भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट आ रहे हैं उसमें सारे स्टूडेंट जितने नाम और जितने नंबर्स दिख रहे हैं उन्होंने तो नहीं किया है। तो गाइस प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। आप में से आधे लोग इस क्वेश्चन का आंसर सी दे रहे हो, यानी इसका सही आंसर है बी। इसमें जो स्वयं आया था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से कुछ क्रेडिट्स दिए जाते थे, यानी कुछ कोर्सेज करा दिए जाते थे। इसके अलावा इसमें जो स्वयं प्रभा आया था, स्वयं प्रभा का कॉन्सेप्ट था कि उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम को रेगुलेट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। फिर इसमें PG पाठशाला या PG पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट आया वो किस लिए आया था? इसमें फोकस किया गया टू गेट फ्री बुक एंड करिकुलम। पाठशाला में ज़्यादातर करिकुलम और बुक्स वगैरह बच्चों को मुफ्त में देने का प्रयास किया गया। और जो लास्ट में बचा यंत्र, उसमें आप देख ही सकते हैं, टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए यह स्कीम लाया गया था। यानी इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको करंट अफेयर को जरूर कवर करना होगा, खास करके जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए हैं और उसके आसपास जितने भी MHRD और एजुकेशन, अब तो एजुकेशन मिनिस्टर हो गया 2020 से पहले तक आप इसको MHRD के नाम से जानते थे। तो प्लीज जितने भी स्कीम्स आए हायर एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट का, UGC के साइट्स पर, NCERT के साइट्स पर, NAC के साइट पर या NCT के साइट पर, उन सबको जरा आप इवैल्यूएट करते रहे बीच बीच में। हमारे जो संस्थान है जो रैंकिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उन सब के रिपोर्ट्स को, एनुअल रिपोर्ट्स को आप ज़रूर पढ़ते रहें। हालांकि मैं कोशिश करूंगा एट द एंड ऑफ क्लासेस मैं एक क्लास में जितने भी नए इनिशिएटिव्स है, चाहे वो किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस का हो, हायर एजुकेशन से जिसका भी कंसर्न होगा, उसके ऊपर मैं एक क्लास स्पेशली दूंगा, क्योंकि कम से कम 10+ क्लासेस मैं देने वाला हूं हायर एजुकेशन पर केवल। और देखेंगे आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको क्लासेस से ही मिल जाएंगे।
जैसा कि एक एक्सपीरियंस है, हमारे ऑफलाइन बच्चे जो पिछले सालों में बैठे हैं, उन लोगों का कहना है कि 3 से 4 क्लास क्वेश्चन तो क्लासेस से ही मिल जाते हैं आउट ऑफ 5। तो यूनिट 10 के अंदर जो हमारा एक्सपर्टीज है उसका आप लाभ उठाइए। टेस्ट सीरीज तो है ही, साथ ही साथ पैरेलल क्लासेस भी मिल रहे हैं सेम डेज 3 to 4। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप जरूर एक बार कंसल्ट कर लेंगे मैनेजमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन विच ऑफ द यूनिवर्सिटीज नेम्ड विलो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस वर इनिशिएटेड इन 1962। कितना अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस आए, लॉन्च किए गए 1962 में, उसमें कौन से विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत सबसे पहले आया था? और ये मैं क्लास में, ट्रेडिशनल क्लास में हमेशा बताया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 1962 में कौन सा विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आएगा? मद्रास आंसर आया, अभिषेक ने डी आंसर किया, इट मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए और लोग के आंसर देख ले, फटाफट आंसर कीजिए। जानवी सी आंसर कर रही हैं। चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डी इज द राइट आंसर। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1962 में पत्राचार कोर्स स्टार्ट किया था। इसी कंसर्न के साथ इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। सालिनी का सही आंसर था, संबुल अली का भी सही आंसर था, अभिषेक के भी सही आंसर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को त्रिविमीय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? ज्यामितीय, खगोल विज्ञान, व्याकरण, तर्क, रेटोट्रिक। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। Which of the following areas of liberal education at the higher level in feudal society of Europe were classified under trivium? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कोड दें तो मैं इजिली ग्रैप कर पाऊंगा कि आप किस क्वेश्चन के साथ हैं। जनरली आप सीधे सीधे आंसर कर रहे हैं, तो प्लीज जैसे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करना है ना, तो 7 के साथ ABCD रखिए। अदरवाइज मुझे यह भी फील हो सकता है कि आप पीछे वाले का आंसर तो नहीं कर रहे हैं। हाँ अब ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 7D रचना कुशवाहा का भी आंसर है 7। अच्छा इनका C है 7C। अभिषेक का भी आंसर है 7C। गुड। शालिनी सिंह 7B। देखिए डियर आप लोग सिंपली कॉन्सेप्ट समझिए। जो फ्यूडल सोसाइटी होगा वो कितने भी लिबरल हो जाए, वो ज्यादातर इस सेंस में जाना जाएगा कि वो अपने काम के शिक्षाओं को ज्यादातर पढ़वाएंगे, और इसमें ग्रामर उनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड था। लॉजिक और रेट्रोइक, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी पे उनका कोई कंसर्न था नहीं। तो CDE इसका सही आंसर है, और CDE आप देखो किस में है, C में है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है C।
और सी आंसर किया था अभिषेक, रचना, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉलेजेस इज प्राइमरली intended for creating work ready मैन पावर ऑन अ लार्ज स्केल? निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कॉलेजों का उद्देश्य मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर काम के लिए तैयार जनशक्ति तैयार करना है? यह क्वेश्चन बिल्कुल बिहेवियर है, एप्लीकेशन बेस्ड है। क्या ऑटोनोमस कॉलेज ऐसा काम करेगा? क्या कम्युनिटी कॉलेज ऐसा करेगा? एग्रीकल्चर कॉलेज या टेक्निकल कॉलेज? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आंसर आना भी स्टार्ट हो गया। अभिषेक ने आंसर दिया डी। शालिनी भी आंसर डी दे रही हैं, जया का आंसर भी डी है, संबुल का आंसर भी डी है, सैफुद्दीन का आंसर भी डी है। क्या बात है, रचना का आंसर ए है। ओके, देखो आप इसमें लॉजिक लगाओ। जो ऑटोनोमस बॉडी होते हैं ना, ये ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा मैन पावर तैयार नहीं करते। एग्रीकल्चर कॉलेज में ज्यादातर कृषि वैज्ञानिक विकसित होते हैं या उससे संबंधित कुछ रिसर्च स्कॉलर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैन पावर यहाँ से भी नहीं मिलने वाला। तो ये दोनों आंसर तो होने से रहा। आपको दो जगहों पे फोकस करना चाहिए था, सामुदायिक कॉलेज और तकनीकी कॉलेज, टेक्निकल कॉलेजेस और कम्युनिटी कॉलेजेस। और ध्यान रखिए, जो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन सेंटर्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, वो सबसे ज़्यादा मैन पावर डेवलप करेगा। तो दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, आंसर आपके बनना स्टार्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है गाइस, जरा सोचिए, जैसे मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं ना, जरा आप उसी कंसर्न में आगे सोचते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइनीज स्कॉलर आई किंग एंड हुआन जांग विजिटेड एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग। आज मैं जब क्लास प्रोवाइड कराया था इस सेशन से पहले, तो मैंने एक चाइनीज स्कॉलर के बारे में डिस्कस किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, और वो थे वेनसांग। चूंकि क्लास का सेशन एंड हो गया था तो मैं आगे नहीं बढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में इन सब के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, इवन इससे भी ज्यादा। इसमें और भी लोग ऐड होने वाले हैं, फाहियान ऐड होंगे, इसमें इत्सिंग ऐड होगा, और भी लोग। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे दीजिए। मैंने आज क्लास में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो 450 एडी में हुआ, और इसका मतलब ये 5th सेंचुरी हुआ। 5th सेंचुरी में तो ये बने ही, यानी 5th सेंचुरी में विजिट करने का बहुत ज़्यादा तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी अभी यूनिवर्सिटी बना है, फेमस भी नहीं हुआ। वर्ल्ड वाइड इसके इन्फॉर्मेशन पहुंचने और इसका यूटिलिटी पहुंचने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो एक ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया कि 5वीं शताब्दी में तो ये बना ही है, तो विजिट कैसे करेंगे विदेशी विद्वान? इसमें कम से कम 100-200 साल तो प्रसिद्धि में लग ही जाते हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी तक तो इस विश्वविद्यालय के एंड हो गया था, पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी में तो इस विश्वविद्यालय को समाप्त ही कर दिया है। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था 12वीं शताब्दी में ही। तो दो ऑप्शन तो हुए ही नहीं। अब आपके पास 7th और 10th है, और आपको बताऊं 7th सेंचुरी एडी में इंडो चाइना रिलेशन बहुत अच्छा था, और इसी समय ये सारे स्कॉलर आ रहे हैं, यानी बी इसका भी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने 9 के लिए बी आंसर ही किया है। मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने। गुड, पिंकी का आंसर भी सही है, रचना भी सही है, शालिनी, सब लोगों के सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए।
In which year the Union government decided that all cases pertaining to the allocate of grant in aid, अनुदान यानी इसका मतलब जो यूजीसी ग्रांट वगैरह देती है उसकी बात हो रही है, फ्रॉम पब्लिक फंड टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग माइट बी रेफर्ड टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका क्या आंसर है? 1952, 1953, 1954, 1956। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में डिटेल बताया था कि यूजीसी के लिए जो रिकमेंडेशन आया था वो सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्ण कमेटी के द्वारा आया था 1948-49 में, और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया 1952 में, 53 में बनना स्टार्ट हुआ, और 56 में तो यूजीसी एक्ट बन गए थे, है ना। तो यहां के बाद तो इसको ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया गया है, तो डी तो होगा ही नहीं आंसर। इसका सही आंसर है ए, 1952। इसी साल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया, 53 में तो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है गाइस, 53 में यूजीसी की स्थापना हो चुकी है, 56 में इसको एक्ट बनाकर पार्लियामेंट ने यूजीसी को ऑटोनोमस बॉडी बना दिया था। ठीक, तो इसका आंसर है 1952। इसमें 2 बच्चों के सही आंसर है, बाकी सभी के रॉन्ग है। इसमें आप लोग फंस गए, क्योंकि यूजीसी के बारे में आप जो जानते हैं वो 53 या 56 जानते हैं, क्योंकि उसी साल स्थापना हुई और 1 साल उसमें उनको स्टेटस दिया गया स्वायत्त संस्था के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। सॉरी। जल्दी से आंसर बताइए सभी लोग। पहले लिस्ट में क्या है? यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट एक्ट अंडर 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। अभी मैं यूजीसी एक्ट 1956 की बात ही कर रहा था। विश्वविद्यालय की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के 2F के तहत केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा की जाती है। क्या यह सही बात है? दूसरा कहता है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर बाय अ notification of the central government on the advice of UGC under section 3 of the UGC Act 1956। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा डियर? पहले तो दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, इस बात की पुष्टि कर लेना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू क्लियर दैट assertion and reason are true or false. Thereafter we think about in condition of both are true, focus on reason क्या explain कर रहा है, reason explain to assertion, है ना। इसी सेंस में इस क्वेश्चन को देखना है और फिर आंसर बताना है। आपके आंसर आना स्टार्ट हो गया। 11A 11A A A, क्या बात है, सब लोग ए के साथ हैं। और ए का मतलब आप जानते हैं, 1 और 2 दोनों सत्य है इस ऑप्शन में। बिल्कुल दोनों का अलग अलग कंसर्न है। विश्वविद्यालय की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत होता है, यह बिल्कुल करेक्ट असर्शन था, यानी यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। और जो कथन कहा कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा के तहत ही डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित की जाती है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए
इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ही होगा। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, आप लोग ऑलमोस्ट सही थे, एक दो लोगों के आंसर डिफर दिख रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द 21st century headed by Jack Dealers, which of the following main tension will be witnessed during the 21st century? जैक डेल्स की अध्यक्षता में 21वीं सदी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तनाव देखा जा सकता है, यानी समस्या की बात हो रही है यहां पर। क्या इसमें ए बी सी डी ई जो 5 इसमें पॉइंट्स है, क्या इनमें सभी सही हैं या कुछ सही है, इसको फोकस करना है। तो पहला ऑप्शन कहता है द टेंशन बिटवीन द ग्लोबल एंड द लोकल, सेकेंड बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, थर्ड इज स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, फोर्थ वन पुअर एंड रिच, एंड फिफ्थ इज डेवलप एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, केवल एप्लीकेशन बेस्ड है, केवल एप्लीकेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपके आंसर सही आ जाएंगे। आजकल सबसे बड़ा समस्या क्या है, वैश्विक और स्थानीय, ग्लोबल और लोकल चीज में कोऑर्डिनेट करना सबसे बड़ी समस्या है। तो ये तो बिल्कुल सही है, और ये दूसरा परंपरा और आधुनिकता, ये दोनों भी अपने आप में सबसे बड़ा टेंशन का मुद्दा होता है। तो ए भी तो बिल्कुल सही है, और ए भी जिसमें जिसमें नहीं है उसको हटा लीजिए, लो ए बी सी सही है। आध्यात्मिकता और भौतिक, इसी पे तो सबसे ज्यादा चर्चा होता है, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में सबसे ज्यादा कंट्राडिक्शन है। अब बाकी अमीर गरीब को शिक्षा से कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रखा गया, विकसित और विकासशील समाज के बीच में भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, इसलिए इसमें ए सही आंसर है, ए बी एंड सी। तो 12 के लिए सही आंसर है ए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। हमारे यूनिट 10 के अंदर जो 5th नंबर टॉपिक है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वहां से ये क्वेश्चन लिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और हमें एटलीस्ट इतने अवेयर तो होना ही चाहिए कि हमें इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट अवेयरनेस होना चाहिए, हमें पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और पर्यावरण कौशल के बारे में जानना चाहिए। अब इसके साथ मैच कराइए कि किसका कंसर्न, ए बी सी डी का यहां कंसर्न किसके साथ है, 1 2 3 या 4 के साथ मैच कीजिए और कूट में इसका सही आंसर कीजिए। जल्दी, एक भी आंसर नहीं आया आप लोगों के अभी। हाँ, सालनी ने आंसर किया 13A, हाँ 13B भी आंसर आ गया, और लोग भी आंसर कीजिए प्लीज। पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, जरा इसमें से सर्च कीजिए। तो आपको क्या लगता है, ये इसके लिए ए के लिए सबसे सही ऑप्शन दिख रहा है, मींस ए का 3 आपको टिक करना है, ए का 3, ए के 3 से एक मात्र से ये आंसर बन गया। देख लो कितना आसान है, थोड़े से लॉजिक लगाइए। पर्यावरण जागरूकता क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सामाजिक समूह और व्यक्तियों को समग्र पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करना है, अवेयरनेस इसीलिए तो चाहिए। और क्यों चाहिए, बहुत बढ़िया, एक से ही आपके आंसर हो गए, डी सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डी सही आंसर है। जया के आंसर सही थे, जया त्रिपाठी, और भी लोगों के सही आंसर है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी बॉडीज विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में तो इसके ऊपर 1 घंटा डिस्कस किया है हमने। जो लोग पिछले सेशन में हमारे साथ रहे हों, ऑफलाइन सेशन में, उनको पता होगा इसके ऊपर मैंने बहुत बातें किया है। क्या न्यूपा है, यूजीसी है, एआईसीटीई है, डीईसी है या आईसीएसएसआर है? 5 इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है, आप लोग फटाफट बताइए। सिंपली इसने कहा कि हमें कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में अंडरस्टैंड करना है जो हायर एजुकेशन से संबंधित हो और केंद्र सरकार के साथ इसका कंसर्न हो। और इस लिस्ट में यूजीसी को आप नहीं भूल सकते, इसमें आप एआईसीटीई को नहीं भूल सकते। 2 से देखिए तो क्या आंसर बन रहा है आपका? बी और सी किस किस में है? बीसी, बीसी इसमें नहीं है, इसको हटा लेंगे, और बीसी इसमें भी नहीं है, इसको भी हटा लेंगे। अब 2 बचा। अब फोकस कीजिए, न्यूपा, डीईसी। अच्छा, आईसीएसएसआर को आप इसमें शामिल कर लेंगे, तो इस हिसाब से ये सही आंसर हो गया। यानी न्यूपा नहीं है और डीईसी नहीं है इसके अंदर, बी, सी एंड ई सही कोड है और सही कोड का जो कूट बना हुआ है वो है ए। तो 14 के लिए ए सही आंसर है। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फीचर्स विच डिस्क्राइब मोस्ट अप्रोप्रिएटली द इंडियन वैल्यूज। ये भी 10वें यूनिट के 5वें नंबर टॉपिक से है, वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान करें जो भारतीय मूल्यों का सबसे उपयुक्त वर्णन करती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर जोर, ऐसा लगता है आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पे वैल्यूज कभी नहीं जोर दे सकता है ना, इसलिए एक तो बिल्कुल ऑप्शन हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी भी आइडल चीजों का कंसर्न नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। सामूहिकता पर जोर, बिल्कुल सामूहिकता पर जोर तो होना ही चाहिए। कलेक्टिविज्म का ही कॉन्सेप्ट सबसे बेटर माना जाता है। सामाजिक प्रगति पर जोर, बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य ही है समाज का डेवलपमेंट करना। इसके बाद है सामाजिक स्थिरता, बिल्कुल क्यों नहीं, सामाजिक स्थिरता तो हमें करना ही चाहिए। अनेकता में एकता, यह बात भी सही है। एक के अलावा हमें सभी आंसर सही, ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट सभी ऑप्शन वाले आंसर तो है नहीं। एक को हटाने के बाद एक जिसमें है उसको हटा दीजिए, वो तो होगा ही नहीं, तो ए हट गए। 2, 3, 4 तो कंपलसरी है कि यह सही होगा ही होगा। नहीं, 2, 4, 5 को इसमें सही मानिए, क्योंकि कोड के अनुसार यही सही, अदरवाइज नीचे वाला सभी सही है। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है और कई और भी एग्जामिनेशन सही ऑप्शन होते हुए भी कोड में उसको शामिल नहीं करते। इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा, रिजिड मत होइएगा। जैसे 5-6 ऑप्शन दे दिए, मतलब स्टेटमेंट दे दिया, और उस स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट होते हुए भी कोड में उसको छोड़ देंगे और आप फंस जाओगे उसमें। तो कई सारे इसमें सही आंसर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, 2, 4 एवं 5। चलिए, तो 15 नंबर के लिए डी। और अभिषेक कुछ कह रहे हैं बी, सी एंड डी है, ई नहीं था ऑप्शन में। अच्छा, ई ऑप्शन में नहीं था तो बना कैसे दिया ऑप्शन? एक्स्ट्रा बना दिया क्या हमने? हो सकता है हमारे जो रिसर्च टीम है उसने ऐड कर दिया हो अपने मन से। आप कह रहे हैं कि ऑप्शन
5 तो था ही नहीं, खैर कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़े से मोल्ड किया जा सकता है क्वेश्चन को, कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द यूजीसी इन इंडिया हैज स्टैच्यूटरी responsibility for maintenance of quality and coordination of institution of higher education। बिल्कुल स्टेटमेंट सही कह रहा है। भारत में यूजीसी के पास उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बनाए रखने और समन्वय की वैधानिक जिम्मेदारी, इसीलिए बनाया ही गया है यूजीसी। स्टेटमेंट 2 कहता है द एनसीटीई विंग अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजीसी। यानी भारत में शिक्षक के लिए, भारत में शिक्षक के लिए एक नियामक इकाई निकाय होने के नाते एनसीटी यूजीसी के नियंत्रण में आते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। तो केवल कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका आप स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए। सी इज द राइट आंसर। और आप में से कुछ लोगों ने सी बताया, ज्यादातर लोगों ने ए बताया है। चलिए, ए जिसने जिसने बताया उन सबके रॉन्ग है, सी वाले सभी लोग सही हैं। नेक्स्ट 17, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, और मुझे लगता है कि कम से कम 5+ बार ये क्वेश्चन का आंसर पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। विश्वविद्यालय प्रशासन में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? इन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? क्या इसमें चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, क्या रजिस्ट्रार होते हैं, और क्या शिक्षा सचिव होते हैं? आप जब भी कॉलेज में गए हों तो आपने देखा होगा कि एक्चुअल पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है। आप लोग ए आंसर कैसे दे सकते हो? इसमें पूछा है कार्यकारी प्रमुख की भूमिका में, एग्जीक्यूटिव वर्क चांसलर के पास कब से आ गया? आप सारे लोग ए आंसर दिए जा रहे हो भाई। चांसलर का काम तो केवल विजिटर की भूमिका में है, उसके कन्वोकेशन प्रोग्राम में आने का है, केवल अतिथि हैं, वो गेस्ट हैं, और इससे ज्यादा उनका कोई वर्क ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव हेड वाइस चांसलर होता है, वाइस चांसलर के पास रियल पावर होता है। यहां पर आपने कॉलेज में इसका मतलब कभी ठीक से ध्यान ही नहीं दिया आपने। क्या आप कभी छात्र यूनियन के मेंबर नहीं रहे? क्या मेंबर या फिर उसमें इलेक्टिव बॉडी में आप नहीं शामिल हुए? आप देखेंगे जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होता है वो वाइस चांसलर के हाथ से होता है। आप कॉलेज में एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड था। बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ए आंसर दे रहे हैं। कमाल हो गया भाई। रजिस्ट्रार वगैरह के पास इस तरह के कोई पावर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलेज भी नहीं गए ठीक से आप। कहीं आप लोग लॉकडाउन के प्रोडक्ट तो नहीं है? ज्यादातर लोग लॉकडाउन में तो नहीं कर लिए ग्रेजुएशन मास्टर? लग रहा है कॉलेज आप नहीं गए, गए होते तो आपको जरूर पता होता। क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज में डिपार्टमेंट में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में छात्र हंस रहे हो बच्चे मैं भी वो था क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, छात्र नेता मैं भी था अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। चलो अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये तो फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। मैं तो क्लास में इसको बहुत डिटेल पढ़ाता हूं। चलो जल्दी बताओ इसका सही आंसर। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर दिख रहा है। वज्रयान है, ठीक है ना। ये जनरली वी नो दैट बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू मेनली 3 cults. फर्स्ट वन हीनयान, सेकेंड वन महायान एंड थर्ड वन वज्रयान। सो वज्रयान के बारे में आपको बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय सबसे फेमस था। शालिनी और पिंकी तो सही आंसर करेगी, क्योंकि अभी 2-3 क्लास पहले हमने
हिस्ट्री वाले क्लास में ही डिस्कस किया था, है ना शालिनी? नारायणी भी सही आंसर कर रही है, क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ गया मुझे। देखा क्लास के फायदे। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इस वाले सेशन में बताऊंगा। यह है जगदला विश्वविद्यालय एंड उदंतपुरी विश्वविद्यालय, दोनों सही आंसर है इसके, क्योंकि मिथिला में बिल्कुल नहीं था, नालंदा में तो बिल्कुल भी नहीं था, महायान का था। अब आप इस दो में से किसको सेलेक्ट करोगे, जगदला और उदंतपुरी? देखिए, उदंतपुरी में बौद्ध धर्म के दो ब्रांचों की शिक्षा दी जाती थी, एक तो वज्रयान का और दूसरा महायान का भी। और जो जगदला विश्वविद्यालय है, इसमें जगदला विश्वविद्यालय यानी बी वाला ऑप्शन, इसमें केवल वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, तो इसका सही आंसर बी है। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 19। इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम एज prevalent now, which of the following bodies committees looks after formal approval of curriculum and courses of study? अब प्रचलित विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या समिति पाठ्यक्रम और अध्ययन पाठ्यक्रमों की औपचारिक मंजूरी की देखभाल करती है? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद या प्रबंधन बोर्ड। इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा, सीनेट, एजुकेशन बॉडीज और भी कई सारी संस्थाएं, अभी यहां तक पहुंचे नहीं है। बी, एकेडमिक काउंसिल ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, संबंधित विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद, अध्ययन बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज और विश्वविद्यालय न्यायालय, इसी को सीनेट बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्ट को ही सीनेट बोलते हैं। फिर से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर डालना बंद कर दिया। रचना 19D का आंसर बता रही है, अच्छा विश्वविद्यालय न्यायालय, ओके। देखिए, इसमें दो बातें फोकस करना है, पाठ्यक्रम और अध्ययन पाठ्यक्रम। समिति पाठ्यक्रम का काम पाठ्यक्रम बनाने पे है। इट मीन्स हमें फोकस करना है कि करिकुलम को फाइनली कौन आप अप्रूव करने वाली संस्था के रूप में देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, सीनेट का काम करिकुलम पे बिल्कुल नहीं होता, ये तो लॉ मेकिंग बॉडी है और वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ज्यादातर काम करते हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अध्ययन बोर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इसका काम एग्जामिनेशन, स्टडी एंड एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद या प्रबंधन बोर्ड, मैनेजमेंट के पास जनरल मैनेजमेंट होता है, इसका मतलब इसका सही आंसर है एकेडमिक काउंसिल यानी अकादमिक परिषद। एकेडमिक काउंसिल इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। जिसने जिसने बी बनाया है उनके सही है, शालिनी के सही है और बाकी सबके गड़बड़ हैं। चलो कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज के सत्र का, और काफी लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। द एक्शन प्लान अराइजिंग फ्रॉम द academic and administrative reforms committees appointed by the UGC with Professor A. Gyanam as its convener included which of the following? प्रोफेसर ए ज्ञानम के संयोजक के रूप में यूजीसी द्वारा नियुक्त शैक्षिक और प्रशासनिक सुधार समिति से उत्पन्न कार्य योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? वाह, इसमें भी 5 ऑप्शन है। क्या इसमें विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की बात की गई, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम,
vocationalization of higher education, curriculum development, deciding on the number of student facility, contact hours during a semester, skill based courses and program। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां तक अभी पहुंचा नहीं है हमने, क्लास में पढ़ाऊंगा। ज्ञानम समिति का मुख्य काम जो फेमस हुआ था वो ए है, तो जिसमें जिसमें ए है वो हमारे ऑप्शन में रहे, बाकी को हम हटा ले। 2 को हमने हटा लिया 1 से। उस शिक्षा का व्यवसायीकरण जैसा इन्होंने कोई एडवाइस नहीं किया था, तो जिसमें जिसमें बी है उसको हटा ले, इसमें बी है, एक मात्र बच गया, बी इज द राइट आंसर। ए, सी एंड डी स्किल बेस्ड कौशल आधारित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पर बात इन्होंने किया था। तो गाइस आज के सेशन में हमने कुल 20 क्वेश्चन रखा था। आप सभी लोग बड़े ही एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया, सबने बहुत अच्छा आंसर किया। लेकिन जाते जाते प्लीज आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त है कि प्लीज अपने स्कोर कार्ड बताते जाइए, मुझे ये तो पता चले कि आप कितने पानी में है। और प्लीज सब लोग जल्दी बताइए क्योंकि सेशन ऑफ करने का समय हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कोर्स नेक्स्ट बैच लाइनअप है। तो फटाफट स्कोर बताइए। चलिए स्कोर कार्ड आना स्टार्ट हो गया। 15/20 अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। 17/20 अभिषेक, ये तो और भी अच्छा है, एक्सलेंट है ये। 17-20 में से बहुत अच्छा होता है। अभी स्टार्टिंग में हमने जो प्रोग्राम रखा है आपके लिए उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जैसे ही एक राउंड प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा फिर मॉडल क्वेश्चन में आ जाएंगे और असली परीक्षा आपकी वहां होगी। क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर देख के बैठे हों, पहले यूज किया हो या आज ही अपने सामने रख लिया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। मॉडल पेपर में आपकी असली परीक्षा होगी। बट फिर भी शालिनी कह रही है मैंने तो बनाया ही नहीं, तो क्या कर रही थी आप शालिनी? रचना 10/15, ओके 10, 17। सब लोग स्कोर कार्ड जल्दी जल्दी बताओ। नहीं सर ऐसा नहीं है, आंसर एज पर नॉलेज ओनली। वेरी गुड, एक्सलेंट। अगर केवल नॉलेज के आधार पे आपने 15 क्वेश्चन बनाया है 20 में से, तो अच्छा स्कोर है। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।